जय हिंद दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं उजाली राज आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेनेक्स एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया पॉलिटी का कंटेंट, जिसमें आप आज देखने वाले हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए, जब हम सोर्सेस की बात करते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स, अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि स्रोत क्या थे, हमारा जो संविधान बनाया गया, इस संविधान का जो कंटेंट है, इसमें जो कंसेप्ट्स है, जो प्रोविजंस है, वो कहाँ से लाए गए थे, क्या वो सब के सब बैठ करके जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने खुद बनाए थे? नहीं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो भी हमारा जो संविधान है, आपको पता है कि ये क्या है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, यानी सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का। तो इसलिए इसमें बहुत सारे देशों के संविधान का अलग अलग कॉन्सेप्ट नजर आता है। ठीक है, इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी एक कॉन्सेप्ट को उठा लिया जाता है और पूछा जाता है कि ये विचार, ये कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है, किस देश की संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, यानी कि जो जितने भी हमारे मेकर्स, जो निर्माता थे, संविधान निर्माता थे, जब वो उनकी मीटिंग हुई, तो वहां पे उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे कंट्रीज का, लगभग 60 कंट्रीज के संविधान का स्टडी किया गया, और सारे 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद उन्होंने यह कंक्लूजन निकाला कि हम सभी देश से कुछ न कुछ जो अच्छे कंसेप्ट्स हैं उनको अपने देश में, अपने देश के संविधान के, जो हमारा देश का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको चलाने में लेंगे। क्योंकि भारत क्या था, एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री था। ठीक है, अभी भी है। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है, उतनी शायद किसी भी दूसरे देश में नहीं पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे हम लोग अभी भी कहते हैं क्या, कि डाइवर्सिटी इज यूनिटी है। एक यूनिटी में भी हमारा अभी भी, जितनी बड़ी डाइवर्स नेशन है इंडिया, उसमें भी एक यूनिटी बना हुआ है इस तरीके से। और ये यूनिटी आजादी के 70 साल बाद भी बने रहने का बहुत बड़ा कारण है कि हमारे संविधान को किसी इस तरीके से बनाया गया था कि इसमें हर तबके के लोग, हर क्षेत्र के लोग, या फिर हर एक कम्युनिटी के लोगों को उनकी आजादी, उनका सारा अधिकार दिया गया है इस तरीके से कि वो आज भी हमारे देश के संविधान से सेटिस्फाइड है। और इसलिए कहीं ना कहीं हमारा देश आज भी एकजुट होकर के दुनिया के सामने खड़ा है, बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए, तो जब संविधान निर्माताओं ने लगभग जितने भी 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये पाया कि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं, लगभग 9 से 10 देशों के कंसेप्ट मेन कंसेप्ट माने जाते हैं, जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी स्रोत हैं, जितने भी सोर्सेज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको मेनली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला एक आपका हो जाएगा इंटरनल सोर्सेज, यानी कि आंतरिक स्रोत, और दूसरा हो जाएगा एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी बाह्य स्रोत। अब आंतरिक और बाह्य क्यों कहा मैंने? देखिए, जब आजादी नहीं मिली थी, भारत आजाद नहीं हुआ था, तभी भी शासन चलता था। और ये शासन प्रणाली कहीं ना कहीं से ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? जब हम मॉडर्न इंडिया की अगर शुरुआत नहीं होती है, उस वहां पे अगर देखें तो मुगलों का शासन था। मुगलों का भी अपना एक तरीका था रूल करने का। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पहले इकोनॉमिक, अपना सारा इकोनॉमी पे कंट्रोल किया। लेकिन धीरे धीरे जब वो पॉलिटिकल कंट्रोल के अंडर में आते हैं, तो पॉलिटिकल कंट्रोल में बहुत सारा आपका एक्ट बनाया गया। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे अधिनियम भी लाए गए, जैसे आप एग्जांपल देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 हो, या 1919 का एक्ट हो, या फिर 1858 का एक्ट हो, या फिर स्टार्टिंग की अगर हम बात करें चार्टर एक्ट हो, तो ये सब के सब कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के सेट थे, जिसके बेसिस पे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, रूल करते थे। तो जब भारत आजाद हुआ, तो ब्रिटिशर्स के चंगुल से ही आजाद हुआ। और वहां पर उस समय आजादी के बाद जब 15 अगस्त को जो आजादी मिली, तो संविधान तो तैयार हुआ नहीं था। तो उस समय
इसी अधिनियम को बेस माना गया कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन करके तैयार होता है तब तक हम भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन करेंगे। और आपको पता होगा आर्टिकल 395 के तहत इस एक्ट को क्या किया गया, डाइल्यूट किया गया यानी रिपील किया गया, ताकि जो अब हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है उससे रूल किया जा सके। ठीक है, अभी देखिए तो इसलिए जितना भी मैक्सिमम जो प्रोविजंस है हमारे देश का, वो हमारे संविधान का 70% लगभग प्रोविजंस जितने भी है, जो भी प्रावधान है, वो कहाँ से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम या फिर अदर एक्ट जो ब्रिटिशर्स के लाए गए थे। लेकिन इसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो बहुत मेजर प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का माना जाता है, वो लगभग 9 से 10 देशों के संविधान को पढ़ करके उसे भारतीय व्यवस्था के रूप में ढाल करके रखा गया है। ऐसे ही नहीं किसी भी संविधान से 2-4 लाइनें उठाई या फिर 2-4 एक्ट्स उठाए, प्रोविजंस उठाए और इसमें डाल दिए, नहीं, ऐसा नहीं था। उसको हमेशा क्या किया गया, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको, अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो सेक्युलरिज्म जो बिहेवियर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो नेचर है सेक्युलर नेचर, वो सेक्युलरिज्म कंसेप्ट आपका वेस्टर्न यूरोप से लिया गया है। वेस्टर्न यूरोप की जब हम बात करते हैं तो वहां पे सेक्युलरिज्म का मीनिंग ही अलग है। वहां छोटे छोटे देश पाए जाते हैं और छोटे छोटे देश में आसान होता है धर्म से तटस्थ रहना। लेकिन जब हम भारत जैसे इतने बड़े, इतने डाइवर्स और इतने मल्टी रिलीजियस कंट्री की बात करते हैं, जहाँ पे बहुत सारा धर्म है, बहुत सारी कम्युनिटी है, तो वहां पे सेक्युलरिज्म अगर हमको रखना है तो इंडिया ने इसको एक नए फॉर्म में अडॉप्ट किया। इस तरीके से अडॉप्ट किया कि यहाँ के जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी धर्म के लोग हैं, उन सभी को बराबर का संरक्षण दिया जाए। तो इसलिए कभी कभी आप जब मेंस का क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन भी मिलता है कि क्या भारतीय संविधान की आलोचना की जाती है कि वो एक उधार की थैली है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या वो सही है? तो आप इसका आंसर इसी बेसिस पे लिखते हैं कि नहीं, ये कुछ सपोर्ट में देंगे, लेकिन मेजर पार्ट आप ये देंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब भी जितने भी प्रोविजंस लिए जा रहे थे, ये सारे के सारे प्रोविजंस इंडियन सिचुएशन के अकॉर्डिंग, भारतीय जो भी व्यवस्था थी उसमें ढाल करके उसको संविधान में रखा गया, ना कि एज इट इज कॉपी कर दिया गया। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि लगभग 70% पार्ट कहां से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और रेस्ट ऑफ द कंसेप्ट जो है वो लगभग 9 से 10 देश इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चंस बनते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। तो आइए एक एक करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। चलिए, सबसे पहले ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के संविधान से आपको पता है कि ब्रिटेन का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन वहां के पार्लियामेंट्री एक्ट तो है, वहां का सिस्टम तो है ना। उसी सिस्टम से क्या क्या लिया गया है ये हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली। आपको पता है भारत में जो रूल होता है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बल्कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी जो ये पार्लियामेंट का जो सिस्टम है जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं और मतों के बेसिस पर क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, जिससे हमारा कंट्री रन करता है। तो ये सिस्टम कहाँ से लेकर के आया गया, जो ब्रिटेन से लेकर के आया गया था। ठीक है, दूसरा बाईकैमरलिज्म या द्विसदनात्मक व्यवस्था। बाईकैमरलिज्म कहते हैं जब हम 2 सदन की बात करते हैं, यानी उच्च सदन और निम्न सदन। आपको पता है कि जो भी हमारे अगर स्टेट लेजिस्लेचर भी है तो लगभग 6 राज्यों में क्या है, अभी भी आपका 2 सदन है ना, उच्च सदन और निम्न सदन है ना। तो इसी तरीके से सेंटर में भी अगर आप पार्लियामेंट की बात करें तो कंप्लीट संसद का क्या है, 2 पार्ट है, मेजर क्या, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसी सिस्टम को जब पूरी संसद जो लेजिस्लेटिव मेकिंग बॉडी है वो अगर 2 पार्ट में, 2 हाउसेस में डिवाइड रहती है तो उसको हम बाईकैमरलिज्म बोलते हैं। और ये बाईकैमरलिज्म है का पार्ट कौन कौन सा है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये कंसेप्ट कहां से लिया गया है, पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन के सिस्टम से लिया गया है। ठीक है, एक चीज और रखिएगा, क्वेश्चन एक बार पूछा है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट क्या संसद का पार्ट है।
तो आप ध्यान रखेंगे कि संसद का कुल 3 पार्ट होता है, 3 भाग होता है। एक लोअर हाउस यानी लोकसभा, अपर हाउस यानी राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए इसके बाद राष्ट्रपति की औपचारिक एवं संवैधानिक स्थिति। आपको पता है कि हमारे देश में जितने भी डिसीजंस होते हैं वो भले ही राष्ट्रपति के नाम पर तो होते हैं, लेकिन वो डिसीजंस रेकमेंडेड होता है, यानी उसको रेकमेंड किया जाता है किसके द्वारा? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कैबिनेट के द्वारा। जो कैबिनेट डिसीजन देती है उस डिसीजन को प्रेसिडेंट क्या करते हैं? साइन करते हैं, बस अप्रूव करते हैं और सारे के सारे एग्जीक्यूटिव काम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट का पोजीशन है वो क्या है? फॉर्मल पोजीशन है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की जो बात की जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का पोजीशन जो है, तो ये कंप्लीटली ब्रिटेन से लिया गया था। ब्रिटेन के जो हेड है वो एक मोनार्क सिस्टम है, लेकिन वहां सारे के सारे काम मंत्रिपरिषद के द्वारा होती है। तो उसी तरीके से सेम सिस्टम इंडिया में रखा गया। तो आपसे कभी क्वेश्चन, नॉर्मल भी क्वेश्चन अगर पूछता है जीएस बेस्ड एग्जाम्स में कि फॉर्मल हेड इंडिया के कौन है, तो वो प्रेसिडेंट है, या फिर कभी पूछ दे कि कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक हेड कौन है, तो भी प्रेसिडेंट है। बट अगर वास्तविक या एक्चुअल हेड पूछा जाता है तो कौन होंगे? जो कैबिनेट के हेड होते हैं। कैबिनेट के हेड कौन होते हैं भाई? तो पीएम होते हैं, यानी प्रधानमंत्री। ओके, नेक्स्ट, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कहने का मतलब है कि जितना भी, जो भी चीजें, जितनी भी सारी स्टेप्स लिए जाएंगे, वेदर एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेप्स हो, लेजिस्लेचर के स्टेप्स हो, जुडिशरी के भी स्टेप्स हो, तो ये सब में कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ होता है। यानी सबसे ऊपर कौन है भाई? तो सबसे ऊपर हमारा संविधान है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। कभी अगर पूछ दे आपसे इंटरव्यू में कि आप भारत की ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसको आप सबसे ऊपर रखते हैं, तो आप अगर संविधान का नाम लेंगे तो आपको प्लस पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि संविधान के आगे कुछ नहीं है, संविधान के ऊपर कुछ नहीं है। भारत में संविधान का ही शासन है। हर कुछ जितना भी काम होता है वो संविधान के अकॉर्डिंग ही होता है। इसलिए बहुत बार आपको टकराव भी नजर आता है। जैसे जुडिशरी, कहीं ना कहीं संविधान हमारा बताता है कि हम जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका है, ये दोनों को अलग अलग पावर्स दिया गया है। कोई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं ड्यू टू रूल ऑफ लॉ, जहां पे टकराव दोनों के बीच उत्पन्न हो जाता है, टकराव देखा जाता है। ठीक है, अगला है सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। जब हम सिंगल सिटीजनशिप और एकल नागरिकता की बात करते हैं तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं यूएसए के बाकी जो जितने भी वहां पे फेडरेशन है ना, वो तो, और इंडिया तो एक फेडरल स्टेट है नहीं। तो यहाँ पे हर एक जितने भी, यानी कोई महाराष्ट्र में रह रहा है, अगर कोई बिहार में रहता है, कोई तमिलनाडु में रहता है, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास अलग सिटीजनशिप का कार्ड होगा। नो, यहाँ पे हर एक इंडियन, वी आर इंडियन। हम ना तो महाराष्ट्रियन है, ना बिहारी है, ना कुछ है। हम क्या है? हमारी सिंगल आइडेंटिटी दुनिया में क्या है कि हम इंडियन है। ठीक है, तो सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। इसके बाद है संसद का विशेष अधिकार। ठीक है, पार्लियामेंट को बहुत सारे स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं आर्टिकल 105 में जितने भी स्पेशल राइट्स एमपीज एमएलएस को दिए गए हैं, ये भी इसी सिस्टम का पार्ट है। साथ ही साथ जब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स होते हैं तो उसमें आपका जुडिशियल जो भी होता है वो इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस नहीं किया जाता है। तो ये भी एक तरह का स्पेशल राइट होता है किसका? पार्लियामेंट का, जो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के सिस्टम से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया। जो संसद या विधानमंडल कहीं पे भी हो, यानी कि आपका अगर पार्लियामेंट में अगर होता है, कोई भी रूल बनाया जाता है, कोई लॉ पास किया जाता है, आपको पता है ना रूल लॉ कैसे, कोई भी आपका एक प्रपोजल बिल आया, ये बिल पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी में एक हाउस में पास होगा, फिर दूसरे हाउस में पास होगा, और पास होने के बाद प्रेसिडेंट जब इसको एसेंट प्रोवाइड करते हैं आर्टिकल 111 के तहत, जब इसको एसेंट प्रोवाइड करते हैं यानी साइन कर देते हैं, इसको अप्रूवल दे देते हैं, तब जाकर के कोई भी एक बिल जो होता है वो एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यही सेम चीजें आप स्टेट लेवल पर अगर हम देखें तो विधानमंडल में भी होती है, जैसे आपका लोअर हाउस, अपर हाउस और फिर गवर्नर के सिग्नेचर के बाद। फाइन, नेक्स्ट
मंत्रिपरिषद की भूमिका, अभी अभी मैंने बताया कि प्रेसिडेंट क्या है, फॉर्मल हेड है, सारे के सारे रिकमेंडेशंस, मेजर जितने भी काम होते हैं वो कौन करता है, तो कैबिनेट सिस्टम जो मंत्रिपरिषद है वही करती है। यही कैबिनेट सिस्टम, ये जो कैबिनेट सिस्टम का स्ट्रक्चर है या फंक्शन है, ये कहां से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट से लिया गया। नेक्स्ट, लोक सेवकों का कार्यकाल। आपको पता है कि जो सिविल सर्वेंट का जो पोजीशन है, सिविल सर्वेंट की जो पोस्ट है वो इंडिया में ब्रिटेन से ही इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका टेन्योर, जो भी टेन्योर होता है वो आपका कहाँ, किसके तहत, कहाँ से लिया गया है, वह आपका ब्रिटेन के पार्लियामेंट से लिया गया है। आपको मालूम है कि 312 से लेकर 323 तक लोक सेवकों की बात कही गई है, चाहे वो यूनियन की हो या स्टेट की हो, ये आर्टिकल्स आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका कहने का मीनिंग है कि जो स्पीकर होते हैं, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें या फिर हम सेंट्रल असेंबली यानी लोकसभा की बात करें, दोनों जगह पे आपको स्पीकर एक विशिष्ट रोल में नजर आते हैं। ये स्पीकर का रोल डिफरेंट जो भी रोल्स होते हैं, जो भी इनका फंक्शंस होता है, ये सारे के सारे कहाँ से सिस्टम से लिए गए हैं, तो ब्रिटेन के सिस्टम से लिए गए हैं। ठीक है, तो इतने सारे कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया गया है, ब्रिटेन के संवैधानिक स्ट्रक्चर से लिया गया है, जो आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, अब देखते हैं यूएसए से क्या लिया गया है। तो यूएसए से मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, ओके, मूल अधिकार यानी जितने भी फंडामेंटल राइट्स, 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स अभी हमें मिले हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया गया है, तो यूएसए से लाया गया है। इसके बाद है प्रस्तावना का विचार। कल ही मैंने प्रस्तावना के वीडियो में आपको बताया था कि प्रस्तावना का जो भी कंसेप्ट यानी प्रियम्बल का जो कंसेप्ट है वो यूएसए से लिया गया है, जबकि प्रियम्बल की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ओके, फिर है राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट प्रोसीजर, जो प्रेसिडेंट के को हटाने का जो प्रक्रिया होती है, वो जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं, वो इम्पीचमेंट प्रोसीजर प्रेसिडेंट का वो कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि जुडिशियल इंडिपेंडेंट होगा, सुप्रीम होगा, यानी इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिख दे रही हूँ ताकि दोनों मीडियम वाले मेरे वीडियो को देख सके। इसके बाद है न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन का आपको पता है कंसेप्ट कहाँ दिया गया है, मैंने पहले भी बताया है, आर्टिकल 13 के अंदर भी है और आर्टिकल 137 के अंदर भी है। ये दोनों ही कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं कि ये जुडिशियल रिव्यू सिस्टम जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके बाद पीआईएल, आप हमेशा सुनते हैं पीआईएल डाला, इसने पीआईएल डाला, इस चीज पर पीआईएल को रद्द कर दिया गया। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि सीबीएसई के 10th और 12th के एग्जाम्स को ऑफलाइन लेने के लिए पीआईएल बोला गया कि आप ऑफलाइन कंडक्ट मत कीजिए, एग्जाम्स इस बार भी ऑनलाइन लीजिए। इस पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो ये पीआईएल का कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया गया, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। पीआईएल को हिंदी में कहते हैं लोक जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद। आपको पता है कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति का पद तो है, साथ ही साथ एक उपराष्ट्रपति का भी पद है, और ये उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं होते हैं, किसी भी कारणवश उनका सीट अगर वैकेंट होता है, तो उनके सारे काम को उपराष्ट्रपति करते हैं। और ये पोजीशन, ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया। अगला है वित्तीय आपातकाल। आपको पता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 360 के अंदर दिया गया है, और ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ध्यान रखिएगा कि अब तक एक भी बार इंडिया में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाई गई है। नेक्स्ट है
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अगर हमको पद से हटाना है तो ये भी सिमिलर इसी टाइप का प्रोसीजर होता है इम्पीचमेंट जैसा, बट इसको इम्पीचमेंट नहीं कहते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को रिमूवल प्रोसीजर जो होता है ये अलग एक प्रोसीजर है जो भी कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। आगे देखें आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनकेस अगर कभी पूछ दे तो यूएसए का संविधान 1789 में बनकर तैयार हुआ और आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन 1937 में बनकर तैयार हुआ। फिर ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1901 में तैयार हुआ था। तो और आयरलैंड के कॉन्सेप्ट से जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मेजर 3 चीजों को लिया है। ये 3 चीजें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, आपको पता है प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ये किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो नॉमिनेट करते हैं 12 ऐसे मेंबर जो कला, साइंस इन चीजों से रिलेटेड होते हैं। एक खेल हो या आर्ट हो, एक बहुत ही प्रख्यात पर्सनालिटी जो होती है उनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है मेंबरशिप के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर है इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट। अभी 2022 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है। तो ये जो प्रोसीजर है जो आपको आर्टिकल 54 में इलेक्टोरल कॉलेज मैंने पहले भी बताया है और आर्टिकल 55 में जो प्रोसीजर मेंशन किए गए हैं इलेक्शन के यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन का, तो वो कहाँ दिया हुआ है? इस दोनों आर्टिकल के अंडर है। और ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, चलिए देख लेते हैं। तो प्रस्तावना की भाषा, सेंटर स्टेट रिलेशन यानी केंद्र राज्य संबंध जो भी हमारे पार्ट 11th और 12th में दिए गए हैं वो सारे के सारे केंद्र राज्य संबंध मोस्टली ऑस्ट्रेलिया कंसेप्ट से लिया गया है। फिर उसकी बात है शक्तियों का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर, अलग अलग लेवल्स पे, स्टेट में, सेंटर में, ये सारे डिवीजन ऑफ पावर्स के जो कंसेप्ट है ये ऑस्ट्रेलिया से लाए गए हैं। फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है, जो कौन बुलाता है? हमेशा प्रेसिडेंट बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत। तो ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट कहां से लाया गया? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है, जो कहां मेंशन है? शेड्यूल 7 में। इसके बाद लास्ट है देश के भीतर व्यापार की स्वतंत्रता यानी आपको पता है आर्टिकल 19 हमें 6 तरह की फ्रीडम्स देता है। उन्हीं एक फ्रीडम में ऐसा एक और फ्रीडम है जिसमें लिखा हुआ है कि आप अपने देश में कहीं भी किसी भी कोने में जाकर के, अगर हम बिहार के हैं तो हम महाराष्ट्र जाकर या फिर हम आंध्रा जाकर कहीं भी जाकर के व्यापार कर सकते हैं। और ये स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट हमें कहां से मिलता है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिलता है। अगला है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसएसआर के संविधान से क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। आपको मैंने कल ही बताया था कि प्रियम्बल, हमारे जो प्रियम्बल है उसमें 3 तरह का जस्टिस प्रोवाइड करता है यानी 3 तरह के न्याय देती है। कौन कौन सा? सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय मिलते हैं हमारे प्रियम्बल से। जो ये कंसेप्ट लिया गया है ये कहां से लिया गया है? यूएसएसआर से। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। आपको पता है आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट ऐड किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन से। तो यह कंसेप्ट कहां से लिया गया था? यूएसएसआर के संविधान से, या फिर आप रशियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है सोशलिस्ट वर्ड, जो प्रियम्बल में आपको मिलता है सोशलिस्ट शब्द, ये सब भी इंस्पायर्ड था कहां से? तो रशियन इकोनॉमी से। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से देखिए हमने क्या क्या लिया है? तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली यानी रिपब्लिक सिस्टम। भारत क्या है? एक रिपब्लिक है, एक मोनार्कियल सिस्टम नहीं है, एक रिपब्लिक सिस्टम है। तो यह रिपब्लिक सिस्टम क्या होता है? जिसमें आपका जो नेशन हेड होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनका पोस्ट कोई हेरिडिटरी पोस्ट नहीं होगा बल्कि इलेक्टेड पोस्ट होगा। ठीक है, तो यही सिस्टम रिपब्लिक सिस्टम कहलाता है और ये कंसेप्ट फ्रांस से लिया गया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ? 1789 में। नेक्स्ट
इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 3 शब्द आए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी हर लोग समान होंगे, समानता, और बंधुता यानी फ्रेटर्निटी। ये तीनों वर्ड कहां से लिए गए हैं? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। नेक्स्ट है जापान। आपको पता है कि हमारा आर्टिकल 21 जो है वो जीने का अधिकार देता है, लाइफ, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऑफ लाइफ देता है। तो ये जो भी आपका आर्टिकल 21 के तहत जब हम किसी की जिंदगी यानी किसी को अगर मृत्यु दंड वगैरह मिलता है, फांसी की सजा मिलती है, तो ये सारा जो प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का हनन है। तो ये हनन एक्चुअल में एक प्रोसेस होता है जो इसी आर्टिकल में मेंशन किया गया है और लिखा गया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अगर वो यह जो भी प्रक्रिया होगी ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही ऐसा कुछ किया जाएगा। तो ये कंसेप्ट कहां से लिया गया था? जापान से लिया गया था, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। अगला है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने मेजर 2 चीजें ली है। पहला संशोधन की प्रक्रिया, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सारी चीजें डिस्कस कर चुकी है, आप जाके देख लीजिएगा। तो जो भी संशोधन की प्रक्रिया है जो आर्टिकल 368 में मेंशन किया गया है, ये कहां से लिया गया था? साउथ अफ्रीका से लिया गया था। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। आपको पता है कि राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम कहां से लिया गया? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट जर्मनी। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को हम वीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप। ये वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था आपात उपवन यानी इमरजेंसी का प्रोविजंस। आपको पता है आर्टिकल 352 एंड 356 में 2 तरह के इमरजेंसी यानी ये नेशनल इमरजेंसी और ये स्टेट इमरजेंसी की बात की गई है। एक और इमरजेंसी होता है आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय इमरजेंसी है, जो कि यूएसए से लिया गया है, अभी मैंने बताया। फिर है फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन। आपको पता है ना, कभी भी इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी होने के समय क्या होता है, जो फंडामेंटल राइट होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, और जिसमें आर्टिकल 19 स्वतः सस्पेंड हो जाता है और आर्टिकल 20 और 21 ये 2 ऐसे आर्टिकल हैं जिसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो ये कंसेप्ट कहां से लिया गया था? ये आपका जर्मन से लिया गया था। लास्ट है कनाडा। कनाडा से कुछ कई चीजें ली गई है, देखते हैं क्या क्या। तो राज्यपाल की नियुक्ति, हर एक स्टेट में आपका सेंटर का एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में एक्ट करते हैं वो स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं, और वो कौन होते हैं? तो गवर्नर यानी राज्यपाल होते हैं। इस राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाएगी। ये कंसेप्ट कहां से लिया गया था? कनाडा से। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट से परामर्शी जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, यानी परामर्शी न्याय निर्णयन, ये जो कंसेप्ट था ये भी कनाडा से लिया गया है। अगला है स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी सशक्त केंद्र। आपको मालूम है कि भारत में केंद्र को कहीं ना कहीं एक तरफ ऊपर रखा गया है, यानी कि इंडिया एक तरीके से क्वासी फेडरल, जो केसी वियर ने इस इंडियन सिस्टम को क्वासी फेडरल सिस्टम कहा है। तो क्वासी फेडरल होने के कारण ये क्वासी फेडरल तो है, बट क्वासी फेडरल में भी सुप्रीम यानी अपर हैंड किसको दिया गया है? सेंटर को दिया गया है, केंद्र को दिया गया है, और ये कंसेप्ट कनाडा से ही लिया गया था। अगला है अपसेस शक्तियों का सिद्धांत यानी पावर्स ऑफ रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। जैसे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो शेड्यूल 7 में स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में दिए गए हैं। अगर परिस्थिति के अकॉर्डिंग कभी कभी कोई नया सब्जेक्ट ऐसा आ जाता है जो कि किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया है, तो इसको कहाँ मेंशन रखा जाएगा? इस पे डिसीजन लेने की पावर्स किसके हाथ में होंगे? तो सेंटर के हाथ में होंगे। और ये कंसेप्ट लिया गया था कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये संभवतः आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आर्टिकल 248 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखना। यानी आपको मालूम है राज्यपाल स्टेट में जो राज्यपाल होते हैं वो क्या किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं, और ये कंसेप्ट आपका कनाडा से, यानी कि आप देख रहे हैं कि जो गवर्नर से रिलेटेड, गवर्नर की पावर से रिलेटेड कंसेप्ट है वो कहां से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है,
यहाँ तक मैंने कोशिश किया है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो आते हैं उसको डील कर सकूं। अगर कुछ छूट गया है तो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसके साथ मैं अपना ये टॉपिक खत्म करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, कीप वॉचिंग।